गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग डीपीपी जो ग्राफ के ऊपर था उसके बचे हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 तक सॉल्व कर लिए थे पिछली क्लास में। ये एक टफ क्वेश्चन था लेकिन हमने इसको सॉल्व कर लिया था। आज हम लोग देखेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 10। देखो अब ये प्रॉब्लम, इसके जैसा मैंने एक प्रॉब्लम आपको बता रखा है ऑलरेडी, तो समझो कि उस प्रॉब्लम को ही हम लोग उसी के एक्सटेंशन को देखेंगे। इसमें दो पार्ट पूछा हुआ है। पहली बात समझो कि प्रॉब्लम में क्या कर रहा है। दोस्तों यहाँ पे देखो, आपको लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ए रबर बॉल है ना, एक रबर बॉल है जो कि आपका एक सर्टेन हाइट से फ्रीली फॉलिंग फ्रॉम हाइट 4.9 मीटर। ठीक है, जो रबर बॉल है वो 4.9 मीटर से गिराया जाता है हॉरिजॉन्टल सरफेस पे। इलास्टिक प्लेट लगा हुआ है। देखो एक चैप्टर आएगा कॉलिजन, वहां मैं बताऊंगा कि जो इलास्टिक सरफेस होता है या कोई इलास्टिक होता है, तो जैसे आपने कोई बॉल को ड्रॉप किया सर्टेन हाइट से, तो ये नीचे आके गिरेगा। यहां इसकी वेलोसिटी 0 है, लेकिन टकराने से पहले इसकी वेलोसिटी क्या होगी, v0, और टकराने के बाद ये फिर उसी स्पीड से वापस रिबाउंड करेगा, बाउंस बैक, जो बॉल को गिराते हैं। रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। रियल लाइफ में जब बॉल को रिलीज करते हो तो बॉल सरफेस से टकराने के बाद वापस उस हाइट तक इसलिए नहीं आ पाता है बच्चों, क्योंकि उसकी एनर्जी कुछ ना कुछ लॉस हो जाती है, उसकी ऊर्जा का कुछ ना कुछ नुकसान हो जाता है। लेकिन अगर यहाँ पे लिखा हुआ है इलास्टिक प्लेट, तो इलास्टिक प्लेट का मतलब क्या हुआ? तो इलास्टिक प्लेट का मतलब ये हुआ, जो हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे, कि जिस एनर्जी से टकराएगा, जिस स्पीड से टकराएगा, उसी से ये वापस जाएगा। तो निश्चित तौर पे फिर यहाँ से ये उसी हाइट तक पहुँचेगा, फिर क्या होगा, फिर नीचे आएगा, फिर क्या होगा, फिर ऊपर जाएगा। तो इस तरीके से ये रिबाउंड करता रहेगा। तो मेरे को टाइम के हिसाब से उसके हाइट को और वेलोसिटी को के ग्राफ को ड्रॉ करना है। ठीक है, तो अभी ग्राफ ड्रॉ करते हैं और इनमें से कोई चॉइस को अपने को क्या करना है, सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो सबसे पहली बात दोस्तों, यहाँ पे जो हम लोग करेंगे, इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करना है अपने को। तो देखो ये आपका सरफेस हो गया, मान लो ये बॉल है, और इधर मैं दो ग्राफ ड्रॉ करूंगा, एक वेलोसिटी वर्सेस टाइम और दूसरा ग्राउंड से जो इसकी हाइट है वर्सेस टाइम। ये दोनों ड्रॉ करेंगे हम लोग। ठीक है, चलो तुम जानते हो कि कोई भी बॉडी जो फ्री फॉल गिरती है उसका एक्सेलरेशन g माइनस जे का मतलब एक्सेलरेशन कितना होता है, नीचे, और एक्सेलरेशन जो ये होता है कांस्टेंट। तो इसका मतलब ये है कि एक्सेलरेशन तो होना है कांस्टेंट, और तुम जानते हो कि वेलोसिटी और टाइम के बीच का ग्राफ का जो स्लोप है, ये स्लोप है किसके लिए, ये स्लोप है वेलोसिटी और टाइम वाले ग्राफ के लिए। तो स्लोप का वैल्यू यहाँ पे g होगा, वो भी -g, और ये क्या होगा आपका कांस्टेंट। तो स्लोप नेगेटिव होगा और कांस्टेंट होगा। तो देखो इनिशियल वेलोसिटी इसकी क्या है, 0, जिसका मतलब है ग्राफ यहीं से शुरू करेंगे। ठीक है, ग्राफ जो है हम लोग यहीं से शुरू करेंगे। उसके बाद ये बॉल नीचे गिरने लगेगा, तो इसकी स्पीड जो है बच्चों, इस बॉल की स्पीड नेगेटिव y के लॉन्ग, डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेगेटिव y के लॉन्ग बढ़ेगी। तो निश्चित तौर पे जैसे मान लो यहाँ 0 है, तो यहाँ -2, यहाँ -6, एक अंदाजा के लिए मैं बता रहा हूँ, -8, तो माइनस साइन तो डायरेक्शन दिखा रहा है, लेकिन मैग्नीट्यूड तो बढ़ेगा। तो आपको नीचे ही आना है। किधर आना है बच्चों, नीचे। क्यों नीचे आना है, क्योंकि वेलोसिटी जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन में उसकी मैग्नीट्यूड बढ़ रही है। लेकिन नीचे अब स्ट्रेट लाइन में आए या कर्व लाइन में आए, तो उसके लिए स्लोप देखना पड़ेगा, और वेलोसिटी और टाइम का जो स्लोप है वो होता है एक्सेलरेशन, जो कि क्या है, कांस्टेंट। तो खुद ब खुद सोचो कि ये आपका स्ट्रेट लाइन में आप नीचे आए। ठीक है, और ऐसे भी ये जो ग्राफ है इसका स्लोप तो नेगेटिव ही होगा ना। आप याद करो, अपने कॉपी में जाके चेक करो, इस ग्राफ का अगर स्ट्रेट लाइन ऐसे हो, तो देखो इसको अगर हम लोग इधर बढ़ाते तो ये मोर देन 90 का एंगल बनाता,
स्ट्रेट लाइन है, नेगेटिव में कांस्टेंट। तो देखो वीटी कर्व ऐसे ड्रॉ करेंगे। अंतिम समय में जब ये टकराएगा तो नीचे टकराएगा वी नॉट से, और टक्कर के तुरंत बाद उसी टाइम पे सेम स्पीड इसकी हो जाएगी पॉजिटिव में, है ना। तो यानी देखो टक्कर हुई, मान लो 1 सेकेंड के लिए -8 है किसकी वैल्यू, वी नॉट की। तो जैसे ही ये टक्कर होगी तो ये वैल्यू -8 से क्या हो जाएगी, +8। तो ये डॉट डॉट करके चलो, टकराने के बाद +8 हो गई, और फिर ये ऊपर जाता चला जाएगा और इसकी वेलोसिटी घटती चली जाएगी, और फिर यहां वेलोसिटी हो जाएगा 0। तो इसका मतलब है कि फिर ये +8 +6 +2, आप एग्जाम्पल रखो, ऐसा मत समझना कि सचमुच में +8, मैं बस आपको समझाने के लिए कर रहा है। अब ये देखो ये हो गया स्ट्रेट लाइन, फिर स्ट्रेट लाइन में ही ड्रॉ करना है क्योंकि एक्सेलरेशन तो हमेशा नीचे लग रहा है, तो इसलिए देखो ये भी स्ट्रेट लाइन है और स्लोप मोर देन 90। तो फिर यहां पे हो गया 0। फिर क्या होगा बच्चों, फिर वो वहां से नीचे आएगा, है ना, 0 वेलोसिटी से फिर इसकी वेलोसिटी बढ़नी शुरू हो जाएगी, किधर, नेगेटिव डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो मतलब कि यहाँ पे, यहाँ के बाद फिर ये नेगेटिव में इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, मतलब -8 तक। तो इसी लाइन को क्या कर दो, कंटिन्यू, इसको कंटिन्यू कर दो। फिर क्या होगा, फिर टकराएगा, और टकराने के बाद फिर वी नॉट प्लस हो जाएगा, फिर ये ग्राफ जो है बच्चों जंप करके ऊपर चला जाएगा यहाँ पे, फिर यहाँ के बाद ऐसे। तो ये आपका हो गया वीटी कर्व। आई बात समझ में। रही बात हाइट की, तो अब देखो ये हाइट मतलब पोजीशन टाइम ग्राफ, ठीक है। तो इनिशियली देखो, इनिशियली इसकी हाइट मान लो यहाँ पे h है, कितनी है h, तो इनिशियल हाइट मान लेते हैं h। इसके बाद इसकी हाइट क्या हो गई, घटते घटते 0 हो गई, तो घटते घटते 0, तो यहां से घट के अपने को क्या होना है, 0 करवाना है इसको। लेकिन अब ये है पोजीशन, है ना, y के लॉन्ग चल रहा है इसलिए पोजीशन को y से दिखा रहे हैं, और ये है बच्चों टाइम। तो इसका स्लोप क्या होगा, इसका स्लोप जो होगा वो होगा dy/dt, और dy/dt कुछ और नहीं बल्कि क्या होगी, वेलोसिटी। तो जो वेलोसिटी होगा वही इसका स्लोप होगा। और वेलोसिटी क्या कैसे होगा, तो देखो सबसे पहली बात, आपका जब वो नीचे गिर रहा था तो वेलोसिटी की वैल्यू लगातार बढ़ रही थी, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में, तो इसका मतलब स्लोप होना चाहिए इंक्रीजिंग और नेगेटिव। तो आपको याद होगा इंक्रीजिंग और नेगेटिव स्लोप ये था, ये इंक्रीजिंग और नेगेटिव स्लोप, ठीक। अब यहां पे हाइट हो गई 0, फिर इसके बाद हाइट बढ़नी शुरू होगी ऊपर की ओर, फिर हाइट बढ़ेगी, और फिर हाइट बढ़ेगी, तो मतलब फिर इसकी हाइट बढ़नी शुरू होगी, और उसमें वेलोसिटी देखो जब ये ऊपर जा रहा होगा तो फिर देखो यहाँ टक्कर के बाद वेलोसिटी पॉजिटिव में घट रहा है, तो पॉजिटिव में घट रहा, तो पॉजिटिव में घटता हुआ स्लोप कैसा होता था बच्चों, तो पॉजिटिव में घटता हुआ स्लोप ऐसा होता था, ठीक है। फिर उसके बाद वही रिपीट होता चला जाएगा, फिर यहाँ हाइट आया, फिर वो नीचे गिरेगा तो ये वाला पार्ट, फिर ये वाला पार्ट। तो इस तरीके से बच्चों ऊपर वाला VT और नीचे वाला XT। तो अब देखें इसमें कौन सा चॉइस होगा, तो बिल्कुल आपके सामने जो आपका A है वही ऑप्शन है, जैसा कि देख रहे हो, A ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। हालांकि नहीं, A में ये नहीं हो रहा ना, यहाँ के बाद तो नहीं दिख रहा है, एक सेकेंड, अगर देखें, नहीं, हाँ A में देखो, क्या देखो A और B सेम है, ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन एक फ़र्क क्या है बच्चों कि इसमें ये यहीं पे एंड हो रहा है, जबकि इसको नीचे तक भी तो आना है ना। जो अपना ग्राफ है देखो, जो हम लोग का ग्राफ है तो वो नीचे तक यहाँ तक आ रहा है, तो हम लोग का जो यहाँ पे आंसर होगा वो होगा बी इज़ द राइट आंसर। ओके दोस्तों, तो चलो आप इसको जल्दी से लिख लो। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। तो आप देखो यहाँ पे वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ दिया हुआ है, और पार्टिकल की वेलोसिटी +10 से घट के हो गई 0, अब फिर +10 से नेगेटिव में बढ़ के, नेगेटिव में घटना नहीं बोलेंगे, सिर्फ बढ़ना ही बोलेंगे, अब हो गई कितनी, -10, ठीक है ना। और ये मान लो 1 सेकेंड है और ये आपका 2 सेकेंड। क्या बोल रहा है, तो आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। तो करेक्ट स्टेटमेंट अपने को आइडेंटिफाई करना है।
तो देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से क्या क्या पता चल सकता है। ऑप्शन 1 में कहता है पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन। भाई एक बात बताओ कि ओरिजिन से चल रहा है कि कहाँ से चल रहा है, इसके लिए तो अपने को देखना पड़ता है कि t=0 पे x की क्या वैल्यू है। वो तो यहाँ से पता चल नहीं रहा है, यहाँ से सिर्फ यही पता चल रहा है कि t=0 पे पार्टिकल की वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकेंड, बट वो ओरिजिन पे था, कहाँ था ये तो इस ग्राफ को देख के पता नहीं चल रहा है। तो ऑप्शन ए जो है ये आपका रॉन्ग है, ये इनकरेक्ट है ना, जबकि अपने को करेक्ट ढूंढना है। फिर कहता है पार्टिकल क्रॉसेज इट्स इनिशियल पोजीशन एट 2 सेकेंड। ये बात सही है, पार्टिकल की जो भी पोजीशन होगी, चाहे कहीं से भी वो शुरू करे, कहीं से भी चलना शुरू करे, उस पॉइंट पे ये वापस आ जाएगा, पक्की बात है 2 सेकंड में। तुम कहोगे कैसे गारंटी दे सकते हैं, तो सुनो एक बात समझो। ये देखो जितना ये एरिया है, तो ये एरिया आपका प्लस है बच्चों, और जो ये एरिया है नीचे वाला, ये एरिया माइनस है, और ये दोनों एरिया सेम है। ये प्लस एरिया, इसको अगर हम बोल रहे हैं तो दिस एरिया इज माइनस। और तुमको पता है कि इसका एरिया कुछ और नहीं बल्कि क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट तो देता है, पोजीशन एग्जैक्ट नहीं ना पता चल सके लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो पता चलेगा। तो 0 से 2 सेकंड के बीच में, 0 से 2 के बीच में जो आपका है एरिया 0 है, तो डिस्प्लेसमेंट भी 0 होगा। इसका मतलब है कि जिस पोजीशन से वो चला, जितना आगे गया उतना वो पीछे आ गया होगा। तो ये एकदम से आपका राइट ऑप्शन है, बी इज द राइट आंसर। ठीक है ना। सी देखते हैं, कहता एवरेज स्पीड ऑफ पार्टिकल इन टाइम इंटरवल 0 से 2 इज 0। मतलब एवरेज स्पीड भी कह रहा 0, गलत बात। जब बात आएगी एवरेज स्पीड की बच्चों, तो एवरेज स्पीड जो होती है, एवरेज स्पीड, ये एवरेज स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस। एवरेज स्पीड होती है डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस जो है देखो, 0 से लेके 2 के बीच में एरिया 0 है, लेकिन वो डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से। लेकिन डिस्टेंस में तो जानते हो ना, आगे जाना और पीछे आना तो दोनों ऐड हो जाएगा, नेट 0 नहीं होगा। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है। अगर तुम 5 मीटर आगे गए और 5 मीटर पीछे आए तो डिस्टेंस आपका 10 मीटर होगा। तो यहाँ डिस्टेंस बाय टाइम करोगे तो एवरेज स्पीड नॉन जीरो आएगा, जबकि ये क्या बोल रहा है, 0। तो ये आपका गलत है, यानी ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग, ये भी रॉन्ग। और सी में कहता है ऑल ऑफ दिस करेक्ट, ये तो पक्का नहीं होगा। तो आंसर कौन सा हो गया बच्चों, बी। तो कुछ लिखना है तो इसमें लिख लो आप। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जरा ध्यान दो। तो यहां पे देखो क्या कर रहा है, ये बोल रहा है बच्चों कि जो पार्टिकल है वो आपका मूव कर रहा है अलोंग स्ट्रेट लाइन, जिसका वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ दिया हुआ है। तो पूछ रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन बताओ 3 मीटर्स पे। लगाते हैं दिमाग, और ये एंगल दिया हुआ है भाई। तो देखो एक काम करते हैं, सबसे पहले इस ग्राफ का स्लोप देखो। इस ग्राफ के स्लोप को बोलेंगे dv बाई ds। अब इसने डिस्प्लेसमेंट को s बोला हुआ, तो इसकी मर्जी है, ऐसे नॉर्मली हम लोग x dx बोलते हैं, तो इसने ds को ही डिस्प्लेसमेंट s से डिनोट किया, तो कोई बात नहीं। तो इसका स्लोप जो है बच्चों, तो स्लोप जो है यानी tan थीटा जो है वो है आपका dv बाई ds। तो एक काम करते हैं, dv को dt से डिवाइड कर लेते हैं, और ds को भी dt से डिवाइड कर सकते हैं। कहोगे ऐसा क्यों कर सकते हैं? कर सकते हैं भाई, जिस चीज से इसको डिवाइड किया उसी से इसको डिवाइड किया, तो ये तो अल्टीमेटली कैंसिल ही हो जाएगा। तो स्लोप हमारा tan थीटा है यहाँ पे, और tan थीटा इक्वल्स टू दिस। अच्छा, dv बाई dt को हम लोग जानते हैं एक्सेलरेशन बोल सकते हैं, ऐसा हम पहले भी कर चुके हैं। और ds बाई dt यानी s को अपने दिमाग में x लेके चलना, यहाँ ना s से डिनोट कर दिया है, तो ये हो जाएगा वेलोसिटी। तो इसका मतलब है a अपॉन v इक्वल्स टू tan थीटा, और ये tan थीटा क्या है बच्चों, स्लोप। और स्लोप जो है तुम यहां से एंगल मेजर करते हो, तो अगर ये एंगल 60 है तो ये कितना हो जाएगा, 120। ओके, कितना हो जाएगा बच्चों, 120। तो सीधी सी बात है, यहां लिखेंगे a माइनस वी इक्वल्स टू tan 120। 120 को लिख सकते हैं 180 माइनस 60,
लिख ही सकते हैं, नहीं समझे? tan 180 को 180 में से 60 घटाएंगे तो 120 ही तो आएगा। तो कहोगे इससे फायदा क्या होगा? अभी पता चल जाएगा फायदा क्या होगा। सो a बाई वी इक्वल्स टू माइनस tan 60, क्योंकि अपने को बताया जा चुका है ट्रिगोनोमेट्री में कि tan 180 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस tan थीटा। ठीक है बच्चों, अब देखो आपको क्या पूछ रहा है, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड। तो a इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस tan 60 इंटू वी। क्लियर? अब एक्सेलरेशन का वैल्यू चाहिए कब? 3 मीटर पे। तो जिस समय डिस्प्लेसमेंट 3 मीटर है उस समय वेलोसिटी कितना है? 4 मीटर पर सेकेंड। तो सीधी सी बात है 3 मीटर पे ही ये एंगल 3 मीटर पे ही ये आपका स्लोप 120 है और 3 मीटर पे वेलोसिटी इतना है। तो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू, देखो ये फॉर्मूला निकल के आया। तो सीधी सी बात है ये आंसर आ जाएगा माइनस 1/3 नहीं, ये आ जाएगा -√3 इंटू 4। वेलोसिटी कितनी है? 4। तो चूंकि सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा है तो माइनस तो डायरेक्शन दिखा रहा होगा। सो एक्सेलरेशन की जो वैल्यू निकल के आ गई 4√3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कौन सा आंसर हो गया भाई? आंसर हो गया ए। क्लियर है? तो इतना इसमें दिमाग लगाना था, आप इसे लिख लो और इस तरीके से ये डीपीपी खत्म हो गया। बच्चों कुछ और पॉइंट्स मैं आपको बताता हूं इन ग्राफ, इस डीपीपी के अलावे। मान लो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी आता है, जैसे पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज प्रैक्टिकली पॉसिबल। इनमें से कौन सा ग्राफ प्रैक्टिकली पॉसिबल है ना? ऐसा भी क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है। तो मान लो ये वेलोसिटी है और ये टाइम तुमसे पूछा गया, आप देखते जाओ मैं बताते जा रहा हूं। पहले ए में देखते हैं। पूछ रहा विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज प्रैक्टिकली पॉसिबल। तो पहला ग्राफ मैं आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूं और आपको बताना है कि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि नहीं है। देखो इसको रब करते हैं, दूसरे कलर से बनाते हैं। मान लो कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसा दिया हुआ है। कोई पूछे कि क्या ये ग्राफ पॉसिबल है कि नहीं है, एकदम वर्टिकल ये नीचे आया हुआ है, तो सोच के बताओ। तो बच्चों देखो इसका क्या आंसर है। दिस इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। तो दोस्तों क्यों पॉसिबल नहीं है? तो देखो आप बाकी पोर्शन से मुझे दिक्कत नहीं है, लेकिन ग्राफ के इस पोर्शन पे देखो। मान लो ये t इक्वल टू 2 सेकेंड है। कितना है बच्चों? t इक्वल टू 2 सेकेंड। एक पर्टिकुलर टाइम पे आप देख सकते हो दोस्तों कि एक पर्टिकुलर टाइम पे 2 सेकेंड पे ही आपका देखो कितने टाइप की इसकी वेलोसिटी हो जाएगी। क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक ही टाइम पे अलग अलग वेलोसिटी हो जाए? तो तुम देखो एक ही टाइम पे अलग अलग वेलोसिटी नहीं है विच इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। या इसका एक दूसरा उपाय भी है। अगर इन पॉइंट्स पे तुम टेंजेंट ड्रॉ करोगे, अगर मान लो कि जैसे मैं यहाँ थोड़ा छोटे में बना के दिखा रहा हूँ, यहाँ पे ग्राफ ऐसा है, अगर कोई आदमी इस पे टेंजेंट ड्रॉ करना चाहेगा इस पॉइंट पे, तो टेंजेंट ऐसे ड्रॉ करोगे तो ये क्या एंगल कितना बनाएगा? 90 डिग्री का। और तुम जानते हो वेलोसिटी और टाइम के बीच का जो स्लोप होता है, स्लोप वो a होता है। तो a इक्वल टू tan 90 डिग्री, और tan 90 की वैल्यू होती है इनफाइनाइट। तो इसका मतलब है एक्सेलरेशन हो गया इनफाइनाइट। क्या ये पॉसिबल है? कोई भी ऐसी गाड़ी, कोई भी ऐसा कार है जिसमें इनफाइनाइट एक्सेलरेशन हो? नॉट पॉसिबल। तो हम लोग कहेंगे इट इज बिकॉज ऑफ एक बॉडी cannot have
इनफाइनाइट एक्सेलरेशन। ठीक है दोस्तों, तो चलो ये पहला लिख लो, फिर आगे देखते हैं। लिख लिया आपने? चलो आगे देखते हैं। अब बी में देखो, बी में बच्चों अभी हम लोग ड्रॉ करते हैं ग्राफ। बी में क्या है सो देखो, इस एक्सिस पे एक्स है और ये एक्स क्या है? पोजीशन। क्या है बच्चों? पोजीशन। और इस एक्सिस पे टाइम है। क्या है? टाइम। इस एक्सिस पे पोजीशन है, इस एक्सिस पे टाइम है। तो हम लोग एक ग्राफ एक पार्टिकल के लिए मान लो ड्रॉ किए, एंड वी हैव टू फाइंड कि ये ग्राफ हो सकता है कि नहीं। मान लो एक पार्टिकल का पोजीशन टाइम ग्राफ ये, तो सोच के बताओ कि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि नहीं। सोच लिया आपने? चलो आंसर देखते हैं। आंसर है नॉट पॉसिबल। इसका भी आंसर बच्चों नॉट पॉसिबल है। अब ये नॉट पॉसिबल क्यों है? क्यों ये नॉट पॉसिबल है? तो बहुत सिंपल सा जवाब है, जरा गौर करना। एक तो जवाब तुम ये दे सकते हो कि सर पहले ठीक है टाइम बढ़ रहा है, लेकिन इस पॉइंट के बाद ग्राफ ऐसे मुड़ने का मतलब है टाइम घट रहा है। लेकिन आप जानते हो इस फैक्ट को कि एक बार जब स्टॉप वॉच शुरू हो गया तो टाइम फिर घट नहीं सकता है। इसका मतलब ये वापस रिटर्न हो रहा है, तो यहाँ टाइम डिक्रीज कर रहा है, विच इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। या इसका एक दूसरा उपाय भी है। मान लो कि आप इस तरीके से यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करो। मान लो ये t = 4 सेकेंड है, तो t = 4 सेकेंड पे पार्टिकल का दो पोजीशन है। मान लो ये 8 मीटर है और ये जो है आपका कुछ और था, उसको और ऊपर ड्रॉ कर लें तो मजा आ जाए। इसको थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं। तो मान लो कि आपका ये यहां पे ये आपका ये मान लो 8 मीटर है और ये मान लो 20 मीटर। तो बताओ एक ही टाइम पे पार्टिकल क्या दो पोजीशन हो सकता है? इज इट पॉसिबल कि एक पर्टिकुलर टाइम पे पार्टिकल की लोकेशन दो हो? पार्टिकल तो किसी एक ही जगह होगा बच्चों। तो सीधा जवाब लिखेंगे इट इज बिकॉज ऑफ ए पार्टिकल कैन नॉट हैव टू locations at same time instants। एक ही लोकेशन पे पार्टिकल की दो लोकेशंस, एक ही टाइम इंस्टेंट पे पार्टिकल के दो लोकेशंस नहीं हो सकते। ठीक है दोस्तों, तो आप इसे जल्दी से लिख लीजिए। ये लिखने का जरूरत नहीं है, इसको इस डॉट को मत लिखना। ठीक है, चलो एक सेकेंड लिख लो इसे। हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, एक ग्राफ में फिर ड्रॉ करके आपको दिखा रहा हूं, ध्यान देना। इस पे इस बार मैंने ले लिया है s यानी डिस्टेंस, और इस पे ले लिया है टाइम। ध्यान दो भाई, डिस्टेंस और टाइम के बीच में एक ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं, और ये ग्राफ कुछ इस तरीके का है। देखो ध्यान से देख लो, ये पार्टिकल के डिस्टेंस और टाइम के बीच का ग्राफ है। क्या ये पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है? तो इसका आंसर होगा बच्चों अगेन दिस इज नॉट पॉसिबल। ये भी पॉसिबल नहीं है। दिस इज नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है? सुनो, डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस होता है एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ।
पार्टिकल के द्वारा तय किया गया रास्ते की लंबाई। तो एक बात सोचो, जब कोई पार्टिकल एक बार चलने लगे तो उसके रास्ते की लंबाई तो लगातार बढ़ती ही जाएगी ना। भले ही वो पीछे लौट के भी आएगा तो डिस्प्लेसमेंट घट सकता है, लेकिन डिस्टेंस तो लेंथ है। एक बार तुम आगे गए, अब 5 मीटर अगर पीछे भी आ रहे हो तो वो तुम्हारे में ऐड ही होगा। क्लियर? तो इसका मतलब है कि यहाँ देखो, जबकि यहाँ पे क्या देख रहे हो कि इस पॉइंट तक तो डिस्टेंस बढ़ा, लेकिन इसके बाद डिस्टेंस घट रहा है, विच इज नॉट पॉसिबल। तो सीधी सी बात है, यहाँ हम लोग जवाब लिखेंगे फॉर एनी पार्टिकल, फॉर एनी पार्टिकल डिस्टेंस cannot be decreased। डिस्टेंस घट नहीं सकता है। ठीक है दोस्तों, तो लिख लो जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिख लिया आपने? चलो नेक्स्ट है दोस्तों, मान लो इस एक्सिस पे हमने ले लिया स्पीड। क्या ले लिया? स्पीड। और इस एक्सिस पे ले लिया टाइम। अब हम लोग स्पीड टाइम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। तो स्पीड टाइम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं और ये ग्राफ ऐसा है कुछ। क्या ये पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है? तो जवाब है इसका बच्चों नो। जवाब है नो। कहोगे क्यों? तो देखो, आप एक बात समझो, स्पीड क्या है आपका? स्केलर क्वांटिटी, और इसके पास डायरेक्शन नहीं होता है। स्पीड मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं होता है। सो इट कांट बी नेगेटिव। स्पीड नेगेटिव नहीं होता है। तुम देखते होगे गाड़ी में जो स्पीडोमीटर लिखा हुआ होता है उसमें मिनिमम वैल्यू 0 होता है, नेगेटिव नहीं होता है। तो सीधी सी बात है, नेगेटिव नहीं होता है भाई, नेगेटिव नहीं होता। और तुम देखो इस पोर्शन में नेगेटिव है, ये तो 0 था, लेकिन इसके बाद ये नेगेटिव है, तो ऑटोमेटिकली ये जो है दिस इज नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल नहीं है। क्लियर? आई बात समझ में? चलो, तो ये अगर ये वेलोसिटी टाइम होता तो पॉसिबल होता। अब देखो, अब एक क्वेश्चन मैं देता हूं और उसमें इसका एप्लीकेशन आएगा, तो तुम देखो जरा ध्यान से, जल्दी से इसे लिख लो, फिर मैं इसे ऊपर कर दे रहा हूं। लिख लिया आपने? वीडियो पॉज करो, लिखो। अब देखो, मान लो एक क्वेश्चन है, a ball is thrown from earth's surface with velocity u in upward direction. Draw the graph between A में वेलोसिटी टाइम और B में स्पीड टाइम फॉर होल फ्री फॉल जर्नी। पूरी यात्रा के लिए आप ग्राफ ड्रॉ करके बताओ। ठीक है दोस्तों, ट्राई करो, एक बार ट्राई करो खुद से, फिर मैं बताता हूं। देखो, चलो सॉल्व कर लिया होगा आपने। अब देखो मेरी बात सुनो, बॉल को तुमने अर्थ सरफेस से फेंका u वेलोसिटी से, इनिशियल वेलोसिटी u, फिर ये वेलोसिटी पॉजिटिव डायरेक्शन में है, लेकिन घटते 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 हाईएस्ट पॉइंट पे हो जाएगी 0, और उसके बाद ये फिर ये नीचे आएगी,
अब फिर वापस जब नीचे आएगी तो u हो जाएगी। तो u से 0 और 0 से u, पहले पॉजिटिव डायरेक्शन में घटता गया और फिर नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ता गया, यही हो रहा है। तो अगर हम लोग ग्राफ ड्रॉ करें, अच्छा इस पूरे के दौरान जो एक्सेलरेशन है वो है -g, और -g है और वो भी कांस्टेंट, मतलब डायरेक्शन तो इसका क्या है बच्चों, नीचे, और वो क्या है, कांस्टेंट। तो इस एक्सिस पे आप वेलोसिटी ले लो, इस एक्सिस पे टाइम ले लो। तो t = 0 पे जब आपने थ्रो किया था तो वेलोसिटी u थी, वो भी पॉजिटिव में, ऊपर की ओर फेंके हो तो ऊपर का डायरेक्शन तो पॉजिटिव ही होता है। फिर क्या हुआ, ये घटता घटता 0 हुआ, तो यहाँ से यहाँ पहुँचना है, ठीक है ना। जब ऊपर पहुँच गया हाईएस्ट पॉइंट पे तो उस समय वेलोसिटी 0, तो इसका मतलब एक सर्टेन टाइम तक वेलोसिटी घट के 0 होगा। तो हम लोग नीचे ही ऐसे आएंगे, ग्राफ ऐसे शो करेंगे। लेकिन अब स्ट्रेट लाइन दिखाएं या टेढ़ा, तो इसके लिए स्लोप तुम जानते हो, वेलोसिटी और टाइम का स्लोप जो होता है, इसका जो स्लोप होता है, इसका स्लोप को क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन, जो कि क्या है, g - j। तो ऑटोमेटिकली तुम आओगे स्ट्रेट लाइन में ऐसे। देखो एंगल जो है मोर देन 90 है कि नहीं है, लेकिन क्या यहीं पे ग्राफ रुक जाएगा, नहीं। फिर देखो हाईएस्ट पॉइंट के बाद अब वेलोसिटी, हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी हो गई 0, लेकिन अब वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ता हुआ मैग्नीट्यूड के साथ आ रहा है। तो इसका मतलब है ये ग्राफ को यहाँ भले वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड 0 हुआ, लेकिन इसको थोड़ा और एक्सटेंड करो। अब इसकी रफ्तार यहाँ पे जब नीचे वापस ज़मीन पे आएगी तो -u हो चुकी होगी। तुम जानते ही हो ज़मीन पे उसी रफ्तार से आती है। तो ये आपका कंप्लीट ग्राफ हुआ, समझ गए ना। तो ये ग्राफ आपका कंप्लीट हुआ, ना कि वहाँ तक ही। क्लियर। तो ये आपका वेलोसिटी टाइम हुआ। लेकिन अब इसमें कह रहा है कि ये स्पीड टाइम ड्रॉ करो, स्पीड टाइम। तो बस आप दिमाग लगा लो यहाँ क्या चेंज कर दोगे। जैसे ही ये स्पीड की बात आएगी तो स्पीड तो बच्चों मैग्नीट्यूड हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया मतलब मॉड ऑफ v। तो ठीक है, ये वाला पोर्शन तो चलेगा, ये वाला पोर्शन चलेगा, ऐसे ही आएगा, यानी मैग्नीट्यूड u से घट के क्या हो गया, 0। लेकिन यहां के बाद वाला पोर्शन तो मॉड लगने के बाद ये ग्राफ फिर से रिपीट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब स्पीड की बात आ रही है तो सिर्फ मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड तो हमेशा पॉजिटिव ही रहना है। तो इसके बाद ये जो ग्राफ है वापस ऐसे ड्रॉ करोगे, वापस ये u रफ्तार होगी, क्योंकि आपकी स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती है। यहाँ पे स्पीड आपकी 0 है, लेकिन ऐसे फिर क्या बढ़ के वापस वही हो जाएगी। ये टाइम मत सोचना, ये ऐसे मैंने आपको दिखाने के लिए बनाया, यहाँ पे तो टाइम की वैल्यू होगी। तो इस तरीके से स्पीड पहले घट के 0 और वापस u। तो अगर एग्जाम में केयरफुल रहना कि तुम्हें क्या पूछा गया है। वेलोसिटी टाइम पूछेगा तो ये ऑप्शन टिक लगाओगे, और अगर स्पीड टाइम पूछेगा तो ये वाला ऑप्शन लगाओगे। क्लियर हो गया दोस्तों? तो चलो इसको लिख लेना। ग्राफ के लिए इतनी जानकारी काफ़ी है। और नेक्स्ट डे यानी कल आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, और वो है पोजीशन रिलेटिव मोशन। कल हम लोग पढ़ेंगे रिलेटिव मोशन। अभी तक एब्सोल्यूट मोशन पर किए हम लोग 1 डायमेंशन का, 1 डायमेंशन खत्म हो गया। अब 1 डायमेंशन के लास्ट 1 डायमेंशन के रिलेटिव मोशन, जो कि छोटा सा ही है, एक दो क्लास लगता है उसमें, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक तुमने जितना ही मोशन पढ़ा था वो ग्राउंड पे बैठ के आप मोशन को देख रहे थे। अब कल जो हम लोग कॉन्सेप्ट सीखेंगे उसमें एक मूविंग बॉडी से बैठ के दूसरे मूविंग बॉडी को देखेंगे। ओके बच्चों, ठीक है। तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। इसको राइट डाउन कर लेना।